बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज आगरा में ओंकार भरेंगे। जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज सुबह 10:40 पर खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद होटल ताज विलास में रुकेंगे और फिर दोपहर करीब 3 बजे से शाम 5 बजे तक SNJ गोल्ड कन्वेंशन सेंटर में रहेंगे। जेपी नड्डा इस दौरान 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर ब्रिज के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। वहीं कोरोना वॉरियर्स चिकित्सकों का भी अभिनंदन किया जाएगा। आज दूसरा दिन है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के यूपी दौरे का और आज ये तमाम कार्यक्रम कोरोना वॉरियर्स के अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे जेपी नड्डा। इसके अलावा बैठक भी होनी है। हालांकि इस दौरान उनके साथ सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। 10:40 पर खेरिया एयरपोर्ट पहुंचे और ब्रिज के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ इस दौरान मीटिंग करेंगे। कोरोना वॉरियर्स के अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगे। तो आज आगरा में हुंकार भरेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। 10:40 पर खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां ब्रिज के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। कोरोना वॉरियर्स के अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगे जेपी नड्डा। ये बड़ी खबर इस वक्त। तो ये तमाम कार्यक्रम रहने वाले हैं बीजेपी अध्यक्ष के। आज यूपी दौरे पर आगरा आज जाएंगे और वहां पर ये तमाम कार्यक्रम उनके। इस दौरान सीएम योगी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। कार्यक्रमों की अगर बात की जाए तो 10:40 पर खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे बीजेपी अध्यक्ष और वहां ब्रिज के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। साथ ही कोरोना वॉरियर्स के अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष के यूपी दौरे को लेकर आज दूसरा दिन है जेपी नड्डा के यूपी दौरे को लेकर। चूंकि विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण। और ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विशाल हमारे साथ है और आगरा से हमारे साथ शोभित जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सबसे पहले विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, आज जेपी नड्डा के यूपी दौरे का दूसरा दिन है। तमाम कार्यक्रम आज भी रहने वाले हैं। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण विशाल रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कल चूंकि जेपी नड्डा ने मैराथन बैठक की थी, उससे पहले जो ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनको संबोधित किया था। उसके बाद विधानसभा प्रभारियों की बैठक की थी और कल की मैराथन बैठक के बाद आज जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा जाएंगे, जहां पर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। चूंकि अब उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कमर कस चुकी है और इसी के तहत अब अपने कार्यक्रम तेजी से कर रही है। और जेपी नड्डा ने कल की बैठक में बहुत स्पष्ट निर्देश दे दिए हैं कि बूथ स्तर पर तमाम लोगों को काम करना है। इसके साथ साथ विधानसभा प्रभारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। ये भी कहा है कि विधानसभा प्रभारी जो होंगे वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके साथ ही सांसद और विधायकों की जिम्मेदारी तय कर दी है। ये भी कहा है कि दोनों लोग आपस में समन्वय बनाएं। इसके साथ ही जितने भी सांसद हैं वो बूथ अध्यक्षों के घर पर जाएंगे, वहां पर चाय पिएंगे, 10-20 लोगों से मुलाकात करेंगे। तो ये तमाम ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो तय की गई हैं कल की बैठक में। आज 10 बजे के बाद जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचेंगे और उसके बाद वहां पर जो मिलन है वहां पर उसको संबोधित करेंगे। क्योंकि लगातार अब आने वाले दिनों में 10 तारीख के बाद एक के बाद एक विधानसभावार बैठकें होंगी। भाजपा ने अपने कार्यक्रम तय कर दिए हैं और उसी कड़ी में अब ये माना जाएगा कि हर महीने जेपी नड्डा का उत्तर प्रदेश का दौरा होगा और यहाँ पर अब मैराथन और संगठन जो बैठक है वो लगातार होती रहेंगी। ठीक है विशाल। शोभित हमारे साथ आगरा से जुड़े हुए हैं। शोभित, आज बीजेपी अध्यक्ष आगरा पहुंचने वाले हैं, सीएम योगी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे, कई कार्यक्रम हैं उनके वहां पर। किस तरह की तैयारियां हैं वहां से, क्या अपडेट? देखिए, तैयारियां पूरी हो चुकी है। भाजपा हो या प्रशासन पूरा कल से ही जुटा हुआ था। सुबह 10:40 पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री सूबे के योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे आगरा। इसके बाद करीब 7 घंटे तक वो आगरा में रहने वाले हैं। सबसे पहले वो पहुंचेंगे होटल ताज विलास, जहां पर संगठन की बैठक है, कोर कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में ब्रज से वो लोग जुड़ने वाले हैं
और साथ ही 2022 के चुनाव पे चर्चा होगी। ये भी चेक होगा कहाँ कहाँ पे कमी रह गई और कहाँ पे को स्ट्रॉन्ग करना है। इसके बाद वो जाएंगे एसएनजे गोल्ड, जहां पर डॉक्टरों को सम्मानित किया जाएगा, यानी कि जो फ्रंट वॉरियर है कोरोना काल में, उनका एक बड़ा अभिनंदन समारोह रखा गया है। उसके बाद 5:30 बजे करीब यहाँ से वापसी करेंगे वो। 7 घंटे वो आगरा में रहने वाले हैं। उनके भी पेज कैसे जाएंगे जिन लोगों ने लापरवाही करी है, क्योंकि चुनाव नजदीक है तो पहले कार्यकर्ताओं से मीटिंग होगी और उसके बाद डॉक्टर्स का सम्मान होगा। जी बिल्कुल। और विशाल, जिस तरह से कल भी तमाम बातों का जिक्र किया जेपी नड्डा ने भी, विधानसभा चुनाव चूंकि नजदीक है तो ऐसे में पार्टी के तमाम बड़े नेता इस वक्त पूरी तरह एक्टिव मोड में भी दिख रहे हैं। आज आगरा पहुंचेंगे, वहां पर जो तमाम कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे भी चर्चा होनी है। यहां से क्या निर्देश देते हैं, क्या होमवर्क देते हैं, ये देखना होगा विशाल। विशाल, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। देखिए, सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि जेपी नड्डा चूंकि लगातार बैठक कर रहे हैं और उन्होंने बैठक करके तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी भी किए हैं। आज क्या कुछ नया निर्देश देंगे ये देखना होगा, क्योंकि ये तय हुआ है कि पन्ना प्रमुख जो है वो 60 मेंबर बनाएंगे। इसके साथ साथ ये भी तय हुआ है कि जो बूथ अध्यक्ष होंगे उनकी बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। इसके साथ ही जो विधानसभा प्रभारियों की जो जिम्मेदारी तय की गई है कि उनको उनके जो गृह जनपद होगा उसका जिला नहीं दिया जाएगा, उनको अलग जिला दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा संकेत है कि जितने भी विधायक हैं उनकी जो समीक्षा है वो अब विधानसभा प्रभारी करेंगे और उस समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर ही जो सिटिंग विधायक हैं उनको टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, ये संगठन फैसला करेगा। अपने आप में ये कहा जा सकता है कि ये पहला प्रयोग है कि विधानसभा प्रभारियों को अलग अलग जनपद दिया गया है, गृह जनपद से दूर रखा गया है। एक बड़ी जिम्मेदारी तमाम कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को इस वक्त दी जा रही है और अब वक्त भी ज्यादा नहीं है, तो इस वक्त तमाम नेता इस पूरी तरह से एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ में पार्टी दफ्तर में मीटिंग की। इस मीटिंग में सीएम योगी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी के यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह के अलावा यूपी सरकार के सभी मंत्री, सांसद और पदाधिकारी शामिल हुए। जेपी नड्डा ने सभी मंत्रियों के कामकाज का फीडबैक लिया। 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई गई। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी विजय बूथ अभियान की शुरुआत करेगी। पन्ना प्रमुखों का सम्मेलन भी होगा। सभी बैठकों में जो सुझाव आया है संगठन के दृष्टि से, सरकार के दृष्टि से, वह सभी नोट किए गए हैं। उन कार्यों की, उनके बारे में जो भी होगा उसकी समीक्षा होगी। महत्वपूर्ण विजय बूथ अभियान पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज विषय रखा है और 25 तारीख को यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर को पन्ना प्रमुख का सम्मेलन होगा। अब लखनऊ से बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीएसपी का पश्चिम यूपी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन। बिजनौर, मुजफ्फरनगर में सियासी पकड़ बनाने की कोशिश इस वक्त बीएसपी की तरफ से की जा रही है। 31 जुलाई से शुरू हुआ है दूसरा चरण। दरअसल 14 अगस्त तक ये दूसरा चरण चलेगा। दूसरे चरण में 24 जिलों में बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होगा। अभी तक 13 जिलों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया गया है। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने कमान संभाली हुई है। बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को लेकर आपको जानकारी दे रहे हैं। अभी तक 13 जिलों में किया गया है और ऐसे में जिलों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन जिस तरह से किया जा रहा है, दूसरे चरण की अगर बात करें तो 24 जिलों में बीएसपी का ये प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होगा। अभी तक 13 जिलों में हुआ है। आपको ये जानकारी दे दें, 31 जुलाई से दूसरा चरण शुरू हुआ है जो 14 अगस्त तक चलेगा और इसमें 24 जिलों में बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होने वाला है। अभी तक 13 जिलों में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया गया है। बीएसपी की कोशिश इस वक्त सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से सियासी पकड़ को मजबूत किया जाए।
एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी दलों के साथ गठजोड़ की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए एसपी, बीएसपी और कांग्रेस एक साथ आए और फिर आगामी चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार फिर खुद को यूपी का सबसे बड़ा गुंडा बताया है। साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर। सर, कुछ दिन पहले आप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से मिले और आपने बोला कि सारी जो संभावनाएं हैं खुली हैं। अब आप पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं बीजेपी का, क्या कहना है आपका? कि स्वतंत्र देव से हम मिले हैं, हमारा उनका संबंध है, शिष्टाचार मुलाकात थी। मिलने के बाद कमरे से निकला हूं तभी बयान दिया हूं कि ये हमारी शिष्टाचार मुलाकात थी और मैं सत्ता छोड़ा हूं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल 2022 में करके दिखाऊंगा। ये कोई अपने दिमाग में ये बात ना पाले कि हम स्वतंत्र देव से मिले तो भारतीय जनता पार्टी में हम ज्वाइन हो गए या समझौता कर लिए। आप कह रहे हैं कि मैं सबसे बड़ा गुंडा हूं। आप रैली में अपनी ये भी बोलते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता जहां मिले उनको पीट दो। तो आप क्या डराना चाह रहे हैं क्या बाकी पार्टियों को? जब मैं जाता हूं इटावा मीटिंग करने तो वहां गांव से जो माहौल सुनने को मिला, साहब यहाँ बहुत आतंक है, बड़ी भय है और हम लोग गांव से कैसे निकलें, तो यहाँ बड़ी गुंडाई है। उस समय मैं मिनिस्टर भी था, तब मैंने इटावा में कहा था कि उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, उन गरीब, कमजोर, वंचित के मनोबल को बढ़ाने के लिए मैं वहां कहा कि हमसे बड़ा गुंडा कौन है? आपके हक, अधिकार, सम्मान के लिए मैं तैयार हूं। कौन हमारे हमसे बड़ा गुंडा है? तो उनके हौसले बढ़े। कानपुर की सबसे बड़ी समस्याओं में शुमार अनवरगंज मंथना रेलवे क्रॉसिंग का जल्द ही समाधान हो सकता है। कानपुर के बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने उनकी इस मांग को पूरा करने के लिए हामी भर दी है। शुक्रवार को सांसद सत्यदेव पचौरी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर इस रेलवे लाइन को हटाए जाने की मांग की थी। सत्यदेव पचौरी ने उम्मीद जताई है कि इस साल के आखिरी तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा। व्यापारिक गतिविधियां भी रेलवे क्रॉसिंग की वजह से लगने वाले जाम की वजह से प्रभावित होती हैं। यही वजह है अब जब बीजेपी सांसद ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से बात की है तो व्यापारी खासे खुश हैं। उनका कहना है कि अगर ये रेलवे लाइन हट जाती है तो उन्हें काफी राहत मिलेगी। सर्वे रिपोर्ट में ये लिख के दे दिया गया कि रेलवे लाइन हटना चाहिए क्योंकि 16 फाटकों पर फ्लाईओवर नहीं बन सकते और 16 किलोमीटर का ये जो रूट है यहाँ पर जगह जगह जाम लगता है, पैरेलल जीटी रोड है और यही बात मैंने माननीय प्रधानमंत्री को बताई। हमने कहा सहमत तो सब हो रही लेकिन काम नहीं होगा, हम काम चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आपका काम होगा। ये प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया मुझे और मैं बाकायदा उनको जितने हमने जो लिखा पढ़ी की थी पार्लियामेंट में उठाए थे वो भी सब दिखा दिए। बोले बहुत होमवर्क करके लाए हो, हमने कहा पूरा होमवर्क करके चलता हूँ। अब प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बताते हैं। आबादी और उर्दू अध्यापक को लेकर हाईकोर्ट का फैसला। मुस्लिम आबादी कम होने पर भी नहीं हटा सकते उर्दू अध्यापक, हाईकोर्ट का कहना है। पंथ निरपेक्ष राज्य में ऐसी नीति नहीं अपनाई जा सकती है। उर्दू पढ़ाने के लिए मुस्लिम आबादी ज्यादा होना जरूरी नहीं है। उर्दू वहां भी पढ़ाई जा सकती है जहां मुस्लिम आबादी कम हो। किसी खास भाषा को किसी क्षेत्र से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। ये तमाम बातें हाईकोर्ट ने कही है। बेसिक शिक्षा विभाग को जारी सरकारी नीति पेश करने का आदेश हाईकोर्ट ने इस दौरान दिया है। उल्लू डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड के साथ ठगी का मामला सामने आया है। ठगी का आरोप कंपनी की ही लीगल हेड हिना जाबिर बेग पर लगा है। आरोप है हिना जाबिर बेग ने फेक ईमेल के जरिए 15 लाख रुपए कंपनी से ठगे हैं। हिना जाबिर बेग ने दूसरे नाम से एक मेल बनाई और फिर फिल्म को लेकर कानूनी कार्रवाई की धमकी देकर उल्लू डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से 15 लाख रुपए वसूल लिए। आरोप यह भी है कि हिना ने फिर से एक बार मेल करके 40 लाख रुपए की मांग की, जिसके बाद
उल्लू डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड ने 10 जून को लखनऊ साइबर सेल में केस दर्ज कराया और फिर मामले की जांच शुरू हुई। जांच में पता चला ईमेल भेजने वाला कोई और नहीं बल्कि उल्लू डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की लीगल हेड हीना ही है। जिसके बाद कंपनी ने हीना के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया। अपने आप को फंसा देख हीना ने 4 अगस्त को मुंबई के अंबोली थाने में उल्लू प्राइवेट लिमिटेड के हेड विभू अग्रवाल पर छेड़छाड़ और कंपनी की कंट्री हेड अंजलि रैना के खिलाफ झूठा मामला दर्ज करा दिया। वहीं दूसरी तरफ साइबर सेल ने ब्लैकमेल करने वाली महिला हीना के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कासगंज की सहावर कोतवाली पुलिस ने एसओजी की टीम ने एक कैंटर से 1580 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 1.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गांजे की इस बड़ी खेप के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए। कैंटर के भीतर ड्रम में गांजे को छिपाकर ले जाया जा रहा था। चेकिंग के दौरान तस्करों ने भागने की कोशिश की। गांजे की एक खेप विशाखापट्टनम से बरेली लाई जा रही थी, जिसे बरेली में दादा ठाकुर नाम के तस्कर को सौंपी जानी थी। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो वाहनों को किराए पर लगाने की बात कहकर धोखाधड़ी कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक एक महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 9 कार, 70 ग्राहकों के एग्रीमेंट, लीज और कंप्यूटर बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि लोगों को किराए के जरिए कमाई का प्रलोभन देकर पहले रजिस्ट्रेशन के नाम पर और फिर डाउन पेमेंट के नाम पर पैसे वसूले जाते थे। पुलिस ने फर्जीवाड़ा करने वाले 3 अन्य कंपनियों का भी खुलासा किया है, जो लोगों से ठगी के बाद अपना ठिकाना बदल लेते थे। यूपी के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने हमीरपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। जिले में दोनों नदियां यमुना और बेतवा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिस वजह से कई गांवों के संपर्क मार्ग टूट गए हैं। इस दौरान मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों की हर संभव मदद की जाएगी।